एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फ्यूनरल दिखाया जाता है जिसमें यान की मम्मी जुवान से बोल रही थी कि तुम्हारी दादी की तस्वीर बहुत अच्छी है और वो ये भी बोलती है कि एल्बम देखने के बाद मुझे लगा कि हम लोग बहुत साल से साथ रह रहे हैं और एक परिवार बन चुके हैं। उसके आगे वो बोलती है कि जब मैं बिजी थी काम करने में तब तुम्हारी दादी मेरी यान को स्कूल से लाती, उससे खाना खिलाती थी, उसका ख्याल भी रखती थी। फिर वो यह बोलती है कि तुम्हारी दादी सबका ख्याल रखती है अपने तरीके से। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लूही आ जाता है और बोलने लगता है कि जुबान मैं तुम्हारी दादी को अंतिम विदाई देने के लिए आया हूँ। यह सुनकर जुबान बोलती है कि तुम्हें किसने यहाँ बुलाया है। यह सुनकर लूही बोलता है कि तुम एक रूड लड़की हो, तुम्हें शुक्रिया करने भी नहीं आता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जुबान यान की मम्मी को रेस्ट करने के लिए भेज देती है और बोलती है कि मैं सब संभाल लूँगी। उसके बाद यान और उसकी मम्मी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें मिस्टर फैंक को दिखाया जाता है जो लूही के साथ आया था। वो लूही को बाहर भेज देता है और फिर अपना शोक जाहिर करता है और बोलता है कि जुबान तुम्हें कुछ महीनों का रेंट नहीं देना होगा और मैं ये लूही को भी बोल दूंगा ताकि वो तुम्हें परेशान ना करे। इस पर जुबान बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने रेंट के पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और लूही को भी दे दिए। फिर मिस्टर फैंक बोलते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लूही एक कमेंट पास करता है कि ये सब अरेंज करने का क्या फ़ायदा अगर कोई फ्यूनरल में आया ही नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शाओ आ जाता है और उसके साथ बहुत लोग आ जाते हैं और अपने साथ वो फूल लेके आते हैं। वहाँ पर जुबान के दोस्त भी आ जाते हैं और अपना शोक जाहिर करते हैं और उसे एक वीडियो देते हैं जो उसकी दादी ने डिस्चार्ज होने से पहले रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो को सब लोग मिलकर साथ देखते हैं। उस वीडियो में उसकी दादी बोलती है कि अगर ऐसा हो जाए कि मैं समय से पहले गुजर जाऊँ और अंतिम गुड बाइज भी ना कर पाऊँ, इसलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ पर कोई नहीं रोएगा। मैंने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है पर मैं जब अब जा रही हूँ तो मुझे एक ही बात का रिग्रेट है कि मैं अपनी प्यारी पोती को अकेला छोड़ के जा रही हूँ जो कि एक बहुत दयालु और तेज बच्ची है। इसलिए मैं चाहती हूँ जुबान कि जो तुम चाहती हो अब तुम वो करो। और ये भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कॉलेज जाओ और पूरी दुनिया को अच्छे से देखो। और कहती है कि भले ही मैं जा रही हूँ पर ये तुम्हारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है और तुम वैसे जियो जैसा तुम जीना चाहती हो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जुबान और शाओ को दिखाया जाता है और जुबान शाओ से बोलती है कि आज मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो शाओ बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ पर उससे कुछ मैसेज आ जाता है। तो यान बोलता है कि मैं जुबान के ख्याल रखूँगा। यह सुनकर शाओ यान को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैं कल सुबह ही आ जाऊँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जुबान की मम्मी को दिखाया जाता है जिससे शाओ पूछता है कि आपने मुझे अर्जेंट में क्यों बुलाया है। तो वो बोलती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारी फ़िक्र कर रहे थे और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है कि उन्होंने तुम्हारे लिए विदेश में सब अरेंज कर दिया है और जैसे ही तुम वहाँ चले जाओगे मैं जुबान को उसकी दादी के ऑपरेशन का पैसे दे दूँगी। यह सुनकर शाओ जुबान की मम्मी को बता देता है कि जुबान की दादी मर गई है। यह सुनकर जुबान की मम्मी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जुबान ने ही पहले बहुत कठिन ज़िंदगी जी है पर एक तरफ से ये अच्छा हुआ है। फिर वह जाओ से पूछती है कि जुबान ठीक है और कहती है कि मुझे उसकी दादी के फ्यूनरल को अटेंड करना होगा। यह सुनकर शाओ बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फ्यूनरल ख़त्म हो गया है। यह सुनकर जुबान की मम्मी बोलने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ। मेरी उदासी सच्ची है। यह सुनकर शाओ वहाँ से चला जाता है। तो जुबान की मम्मी बोलती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं जुबान को पैसे दे दूँगी। फिर हमें यान को दिखाया जाता है जो अपनी बालकोनी से जुबान का घर देख रहा होता है। तो उसके बाद उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है तो वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मुझे जुबान की बहुत चिंता हो रही है और हमें जुबान को यहाँ ले आना चाहिए। यह सुनकर यान की मम्मी बोलती है कि जुबान अपना ख्याल खुद रख सकती है। फिर हमें अगले दिन का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जुबान सो के उठती है और गैस पर एक केटल चढ़ा देती है और उसे छोड़कर दूसरे काम करने लगती है। फिर काम करते हुए उसे उसकी दादी की तस्वीर दिख जाती है। उसे देखकर जुबान बेड पर पड़ जाती है और दूसरी तरफ गैस में चढ़ा केटल से पानी गिरने के कारण गैस बंद हो जाता है और पूरे घर में फैलने लगता है। उसके बाद जाओ जुबान के घर के बाहर आ जाता है और दरवाज़ा नॉक करते हुए जुबान को बुलाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाया हूँ पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। फिर वो बार बार दरवाज़ा खटखटाने लगता है और जुबान को बुलाने लगता है पर कोई आवाज़ नहीं आता। तब उससे जलने की स्मेल आने लगती है और वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है लेकिन तभी कोई जवाब नहीं मिलता। तो शाओ डर जाता है और तुरंत घर के बाहर की छत पर चढ़ जाता है। उसे हाइट से बहुत डर लगता है पर तब भी वो जुबान को बचाने के लिए अपना डर भूल जाता है और वहाँ से कूद जाता है।
वो बालकोनी के रास्ते घर में घुसने की कोशिश करता है और खिड़की तोड़ देता है और किसी तरह अंदर पहुंच जाता है। फिर वो सबसे पहले किचन में जाकर गैस को बंद करता है, फिर सारी खिड़कियां खोल देता है ताकि धुआं बाहर निकल सके। उसके बाद वो वान को ढूंढने लगता है और उसकी दादी के कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर जुवान बेहोश पड़ी होती है। शॉ बिना एक सेकेंड सोचे उसे अपनी बाहों में उठाकर सीधे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में कुछ देर के बाद जुवान को होश आता है और डॉक्टर शॉ को बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, धुएं और गैस का असर अब उसके शरीर से निकल चुका है। लेकिन डॉक्टर यह भी कहते हैं कि जुवान बहुत कमज़ोर हो गई है और उसे अच्छे खाने और प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। यह सुनकर शॉ खुद को दोष देने लगता है। उससे लगता है कि वो अच्छे से जुवान का ख्याल नहीं रख पाया। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो अपना सर दीवार पर मारने लगता है। उसकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि उसे जुवान की कितनी चिंता है। जब शाह हॉस्पिटल के रूम में जाता है तब उससे वान कहती है कि तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ अकेले रहना चाहती हूँ। लेकिन शाह साफ मना कर देता है और वो कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। अगले दिन जॉवन के क्लासमेट उसे हॉस्पिटल में देखने आते। फिर एक दिन यान भी हॉस्पिटल आता है और शाह से माफ़ी मांगता है। वो कहता है तुमने मुझे वान की जिम्मेदारी दी थी लेकिन मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया। शाह उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हें मुझसे नहीं वान से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वान अभी भी हॉस्पिटल में होती है। फिर एक सुबह नर्स उसके कमरे में आती है और पर्दे खोल देती ताकि रोशनी अंदर आ सके, लेकिन वान को वो रोशनी अच्छी नहीं लगती और जैसे ही नर्स रूम से बाहर जाती है वान तुरंत उठकर पर्दे दोबारा बंद कर देती है। जब वो बेड पर वापस बैठ जाती है तब शाह रूम में आ जाता है और वो पर्दों को दोबारा खोल देता है। जुवैन यह देखकर नाराज हो जाती है और कहती है कि मेरी आंखें दर्द हो रही है, क्या तुम पर्दे बंद कर सकते हो। यह सुनकर शाह पर्दे थोड़े से ही खुले रहने देता है। उसके पास जाकर कहता है कि मैंने तुम्हारे यहाँ से जाने का सारा इंतजाम कर लिया, पर वो कहती है कि मैं यहाँ कुछ दिन के लिए और रहना चाहती हूँ। यह सुनकर शाह बोलता है कि तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो जबकि घर पे तुम ज़्यादा अच्छे से रहोगी। यह सुनकर जुबान बोलती है कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है और मुझे कहीं जाने की ताकत नहीं है। फिर शाह उसे पानी देता और बोलता है कि सोने से पहले यह पानी पी लो, पर जुबान कहती है कि मेरा पानी पीने का मन नहीं है। और यह सुनकर शाह कहता है कि तुम मुझे मजबूर मत करो तुम्हें ज़बरदस्ती पानी पिलाने को। यह सुनकर जुबान बोलती है कि मैंने कहा ना मुझे पानी पीने का मन नहीं, मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ, और वो दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। यह देखकर शाह उसके ऊपर से कंबल हटा देता है और कहता है कि उठो जुबान, चलो चलकर सूरज की रोशनी ले लो। यह सुनकर जुबान बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो उसके बाद शाह बोलता है कि कितने दिन हो गए तुम्हें सूरज की रोशनी नहीं देखी, अगर तुम ऐसे ही हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी रही तो तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी। और उसे उठाने लगता और बोलता है कि चलो जुबान मेरे साथ बाहर चलो, पर जुबान बोलती है कि मुझे नींद आ रही है। फिर वह फिर से बेड पर लेट जाती है तो जाओ उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगता और कहता है कि अगर तुम सोना ही चाहती हो तो चलो मेरे साथ नीचे, मेरे कंधे पर सर रखकर सो जाना, और उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है बार बार। पर वान उठकर कहने लगती है उसे कि मुझे कहीं नहीं जाना और बोलती है कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ दी। यह सुनकर शाह कहने लगता है कि अगर तुम्हारी दादी जिंदा होती तो क्या वो तुम्हें इस हाल में देखना चाहती। तो यह सुनकर वान बोलती थी कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। शाह बोलता है कि तुम पानी पी लो, तुम पानी भी नहीं पीती, तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो रही है, तुम्हें इस हालत में कौन देखना चाहता होगा। यह सुनकर जुबान बोलती है कि तुम जो चाहते थे अब मैं वो नहीं बन सकती। तो यह सुनकर शाह बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। यह सुनकर जुबान रोने लगती है और कहती है कि मैंने अपने पापा को पहले ही खो दिया, फिर अपनी दादी को भी मैंने खो दिया, अब मेरे पास बचा है क्या, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। शाह उसे समझने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम हमेशा स्ट्रांग बनने का नाटक करती हो, क्या अब तुम वह भी नहीं कर पा रही हो। तो वह चीखते हुए कहती है मैं अब और प्रिटेंड नहीं कर सकती, मैं सिर्फ 18 साल की हूँ। यह कर वो बेड पर गिर जाती है और रोने लगती है। उसे रोकते देखकर शाह को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बेड पर बैठता है और वान को अपने बाहों में खींच लेता है। फिर वह बार बार माफ़ी मांगने लगता है, आई एम सॉरी, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। वो एक बार नहीं कई बार माफ़ी मांगता है, वान को गले लगा लेता और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही बड़ा हूँगा। बाद में जब जुबान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है तो वो जुबान को उसके घर जाने नहीं देता।
क्योंकि उसे डर रहता है कि अगर जुवान फिर से अकेली रहेगी तो वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगी। इसलिए वो जुवान को अपनी माँ के पुराने घर लेकर जाता है ताकि वो हर वक्त उसके पास रह सके और उसका ख्याल रख सके। तो घर के अंदर शाओ खुद का बेडरूम साफ सुथरा कर रहा होता है जुवान के लिए, और जुवान से कहता है कि तुम आज यहाँ सोओगी। तो जुवान उससे पूछती है कि तुम कहाँ सोओगे। तो वो मुस्कुरा कर कहता है कि दरवाज़ा के बाहर जो सोफ़ा है ना, मैं वहाँ सोऊंगा। जब भी तुम दरवाज़ा खोलोगी मुझे देख पाओगी। फिर वो बहुत प्यार से वान को अपने रूम में ले जाता है और कहता है तुम बहुत दिनों से अच्छे से नहीं सोई हो, आज आराम से सोना। फिर वो उसे गुड नाइट बोल कर उसे हग कर लेता है और फिर दरवाज़ा बंद कर कर चला जाता है। अगली सुबह तेज़ बारिश हो रहती है। साओ खुद ही ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वहाँ पर जुवान आ जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन शाओ उसे मना कर देता है और वो उसे किचन में आने से भी मना कर देता है और फिर एक गिलास पानी ला कर देता है और कहता है कि फ़िलहाल पानी पी लो, मैंने खाना ऑर्डर किया था लेकिन बारिश की वजह से डिलीवरी वाले ने खाना गिरा दिया, मैं फिर से ऑर्डर कर देता हूँ। और उसके पास जाकर बैठता है और बोलता है कि देखो तुम क्या खाना चाहती हो। तो जुबान बोलती है कि मुझे सब चलेगा। तो वो बोलता है कि तुम ये खाओगी। तो जुबान हाँ बोल देती है। फिर शाओ उससे पूछने लगता है कि तुम आज क्या करना चाहती हो। इस पर जुबान कहती है कि मुझे नहीं पता। यह सुनकर शाओ खिड़की की तरफ इशारा कर कर कहता है कि देखो कितनी प्यारी बारिश हो रही है, जब बारिश रुक जाएगी तब हम दोनों थोड़ा वॉक करने के लिए जाएंगे। उसके बाद शाओ कहता है कि मुझे बस तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए ढूंढना होगा। जुबान कहती है कि ऐसा क्यों। तो शाओ कहता है कि मैं तुम्हारे चलते हुए दिमाग को शांत करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम सोचते ही रहोगी तो तुम सैड ही रहोगी। यह सुनकर जुबान बोलती है कि तुम तो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो यह सुनकर जाओ बोलने लगता है कि मेरी मम्मी भी मर गई थी और मेरी भी हालत तुम्हारी तरह हो गई थी, मैं भी बिल्कुल अकेला हो गया था। यह सुनने के बाद जुबान शाओ से पूछती है कि तुम तब तो बहुत छोटे थे ना। यह सुनकर शाओ बोलता है कि उसके बाद भी मैंने वो दर्द सह लिया था। फिर वो जुबान को अपनी बाहों में भर लेता है और बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर जुबान कहती है कि मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है और उससे पूछती है क्या समय के साथ मेरा दर्द कम हो जाएगा। मुझे तो अभी भी मेरी दादी की बहुत याद आ रही है। यह सुन से बोलने लगता है कि तुम्हारी दादी बस थोड़े समय के लिए तुमसे अलग हुई है, पर उनका साया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और वो किसी और रूप में तुमसे बाद में ज़रूर मिलेगी। कुछ देर बाद मौसम साफ हो जाता है और दोनों समुद्र के किनारे वॉक करने के लिए निकलते हैं। चलते चलते जुबान उससे पूछती है क्या तुम विशेष पे बिलीव करते हो। तो शाओ कहने लगता है कि नहीं, मैं विशेष पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता। तब जुबान उससे बताती है कि जब मैं 9 साल की थी तो मैं अपने हर बर्थडे में एक विश लिखकर अपने तकिए के नीचे रखती थी और मेरे पापा मुझसे कहते थे कि अगर मैं एक अच्छी बच्ची बनकर रहूँगी तो मेरी सारी विशेष सच हो जाती थी। लेकिन मेरी कुछ विशेष सच होती थी और कुछ नहीं होती थी। फिर वो आगे कहती है कि मैं अपने पापा से पूछती थी कि मेरी कुछ विशेष पूरी क्यों नहीं होती। तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि मेरी विशेष इसलिए नहीं पूरी होती क्योंकि मैं सारे कैंडल नहीं बुझा पाती। उसके बाद फिर जुबान उदास होकर बताती है कि मैं विशेष पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि जब मैं 9 साल की थी तब मैंने एक आखिरी विश मांगी थी कि मेरे पापा ठीक हो जाए, जो कि पूरी नहीं हुई। इसीलिए उस दिन के बाद उसने कभी भी कोई विश नहीं लिखी और धीरे धीरे विशेष पर भरोसा करना भी छोड़ दिया। यह सुनने के बाद शाओ जुबान से पूछता है कि अगर कल तुम्हारा बर्थडे हो और तुम्हें एक विश मांगने का मौका मिले तो तुम क्या विश मांगोगी। तो जुबान उसे जवाब देती है कि मैं एक बाइसिकल मांगती। तो यह सुनकर शाओ बोलता है कि तुम्हारा बर्थडे साल में एक ही बार आता है और तुम्हें सिर्फ एक बाइसिकल चाहिए। तो यह सुनकर जुबान अपने बचपन की एक याद बताते कहती है कि एक बार मैं स्कूल से घर लौट रही थी। उस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मेरे पास घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी, इसलिए मुझे पूरे रास्ते भीगते हुए पैदल चलना पड़ा और बारिश की वजह से मैं बहुत बीमार भी हो गई और मेरे दादी को मेरा बहुत ख्याल रखना पड़ा। उस दिन मैंने सोचा था कि काश मेरे पास एक बाइसिकल होती, मैं जल्दी से घर पहुंच जाती और इतनी बीमार भी नहीं पड़ती। तब से बाइकर मेरे लिए सिर्फ एक बाइसिकल नहीं बल्कि मेरे बचपन का एक अधूरा सपना बन गया है। फिर वह ये भी बोलती है कि कल से मैं अपने नॉर्मल लाइफ में
चली जाऊंगी और शाव से कहती है कि तुम अब मेरी टेंशन मत लेना, अब मैं ठीक हूँ। यह सुनकर शाव कहता है कि ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक पैसेंजर शिप समुद्र के बीच से गुजर रही होती है और जुआन और शाव दोनों बच्चों की तरह हाथ हिला हिलाकर उस शिप को बाय कर रहे होते हैं।